ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज क्लियर है सबको? यस सर। ओके, थोड़ा सा पहले हम थ्योरी 10 मिनट रिवाइज करा रहा हूं मैं, उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और फिर आप लोग ढंग से पेपर अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है? चलो देखो, डिफरेंशियल कैलकुलस का ये जो फर्स्ट टॉपिक होता है दैट इज लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अगेन 2 क्वेश्चन का इसका वेटेज है, ठीक है? 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था लिमिट से। लिमिट्स की कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स होती है। एडिशन, अगर 2 फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, एक्स टेंड्स टू ए पे, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनते जाना, जिनको आता है वो भी सुनना, जिनको नहीं आता तो उनको सुनना ही है। x टेंड्स टू a पे अगर फंक्शन की लिमिट l के बराबर है, x टेंड्स टू g पे फंक्शन की लिमिट m के बराबर है, तो जो लिमिट अगर फंक्शन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में है तो लिमिट अलग अलग आप सेपरेट कर सकते हो। कोई कांस्टेंट है लिमिट के बाहर आ जाता है, कंपोजिट फंक्शन में भी लिमिट को अंदर भेज सकते हैं, ठीक है? प्रोवाइडेड वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो कंपोजिट के केस। तो ये कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जो कि हम लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमने देखा था। अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है? अलग अलग तरह के फिर हमने इंडिटरमिनेट फॉर्म देखे थे, जिसमें x को 0 को अप्रोच करने पे ये सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहे थे। आपको ध्यान होगा ये एग्जांपल भी लिया गया था क्लास में, x को 2 रखने पे ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है ना? तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पे जो फंक्शन का इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था 0/0 का फॉर्म आ रहा था। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये थी, इस पूरे चैप्टर में जितने भी इंडिटरमिनेट फॉर्म हम पढ़ते हैं सारे अप्रोचिंग वाले रहते हैं, कहीं पे भी एग्जैक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर 0/0 में लिख रहा हूँ मतलब ये कौन सा है? अप्रोचिंग 0/0 है। 1 की पावर इंफिनिटी में भी 1 क्या है? अप्रोचिंग है, नॉट एग्जैक्ट। अगर 1 एग्जैक्ट होता तो एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी हमेशा आंसर 1 आएगा। एग्जैक्ट 0 अपॉन अप्रोचिंग 0 का आंसर हमेशा 0 आएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो ध्यान हमें इन सब चीजों का रखना है क्वेश्चन सॉल्विंग करते टाइम, कि जो क्वेश्चन में इंडिटरमिनेट फॉर्म दिया हुआ है क्या वो 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म है या एग्जैक्ट 0 तो नहीं बन रहा। एग्जैक्ट 0 जनरली कहां बनता है या एग्जैक्ट 1 कहां बनता है? जब भी आपके पास वो ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर कहीं पे ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया और वो ऐसा कुछ हो रहा है तो वहां पे एग्जैक्ट 0 के बनने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये सारा हमने देख रखा है। अब 0/0 और इंफिनिटी को सॉल्व करने के हमने बहुत सारे तरीके देखे थे। फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट, सब्स्टिट्यूशन एंड यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन। सारे मेथड अपने आप में बहुत अच्छे हैं। फैक्टराइजेशन जब कब अपनाते हो? जब भी आपको ऐसे अलजेब्रिक टर्म दें, x टेंड्स टू 3 पे फैक्टराइजेशन अपना सकते हैं। अच्छा, 0/0 और इंफिनिटी में एल हॉस्पिटल भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था एल हॉस्पिटल तभी लगाना जब फंक्शन कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल हो। हाँ है ना? याद आ रहा है? कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल हो तो एल हॉस्पिटल लगा लेना। तो जनरली देखोगे पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो ऐसे केस में आप एल हॉस्पिटल लगा के भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है? सेकेंड मेथड होता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में तो रैशनलाइजेशन ही लगाना। जब भी रूट माइनस रूट या रूट प्लस रूट इस तरह की एक्सप्रेशन दिखे तो कहीं ना कहीं दिमाग में सोचना कि हो सकता है यहाँ पे रैशनलाइजेशन का मेथड लग गया, ठीक है? तो ऐसे केस में हम रैशनलाइजेशन लगा सकते हैं, ठीक है? तो एक हो गया फैक्टराइजेशन, दूसरा हो गया रैशनलाइजेशन, ठीक है? इसके बाद स्टैंडर्ड लिमिट। स्टैंडर्ड लिमिट बहुत जगह एप्लीकेबल होती है। आपने देखा होगा कि कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में भी हर जगह स्टैंडर्ड लिमिट का यूज होता है। यहाँ पे जैसे आप देखोगे स्टैंडर्ड लिमिट को जनरलाइज करने का तरीका क्या था कि अगर मान लो x टेंड्स टू a पे फंक्शन आपका 0 की तरफ जा रहा है, x टेंड्स टू a पे fx आपका 0 की तरफ जा रहा है, तो साइन fx अपॉन fx, अगर साइन के अंदर fx लिखा है नीचे भी fx लिखा तो इसको आप 1 लिख सकते हो क्या? अच्छा, ये जो यहाँ पे लिमिट का आंसर 1 आया है, लेकिन मैं अगर बोलूंगा साइन fx अपॉन f, अगर x a की तरफ अप्रोच करेगा तो साइन fx अपॉन fx 1 की तरफ अप्रोच करेगा, और ये 1 कौन सा होता था? 1 माइनस वाला है। और tan fx अपॉन fx ये भी 1 की तरफ अप्रोच करेगा, ये 1 कौन सा होता था? 1 प्लस 1 से थोड़ा सा ज्यादा, और ये साइन fx अपॉन fx वाला जो 1 होता है ये 1 से थोड़ा सा क्या होता है? कम होता है। लेकिन लिमिट का आंसर क्या आता है? इक्वल टू 1। क्लियर है? यस सर। जब भी लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैं बोलता हूँ लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l। इसका मतलब क्या होता है? अगर x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच करी तो फंक्शन की वैल्यू l की तरफ अप्रोच करी, l के बराबर नहीं है, ध्यान रखना। जब अगर x a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? l की तरफ। उसमें मैं लिमिट लगा दूंगा तो इक्वल टू l लिखता हूँ। इन तीनों चीजों में आपको अंतर समझ में आना चाहिए, ठीक है?
ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट होती है, आपको बहुत अच्छे से इनको याद रखना। 10fx अपॉन fx 1 हो जाएगा, a की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx ln a या ln b जो भी रखना हो, e की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx 1 log ऑफ 1 प्लस fx अपॉन fx 1, और एक cos में सिखाया था 1 माइनस cos fx अपॉन fx का स्क्वायर, वो 1/2 हो जाएगा, है ना? ठीक है, ओके। ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिनको आपको ध्यान रखना है। ओके, आपकी मॉड्यूल के ही है, आपको चाहो तो प्रैक्टिस करना, तो जब भी करना हो कर लेना बाद में, ठीक है? तो इस पे कुछ क्वेश्चन भी थे। इसके बाद हमारा आता है कभी कभी सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन। जनरली x टेंड्स टू π/4 दिया हो तो x माइनस π/4 या x प्लस π/4 को आप t मान लो, ठीक है? या फिर अगर 0/0 है तो एल हॉस्पिटल अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना? Yes, ये sir. रहे, ठीक है। यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन, सीरीज एक्सपेंशन इज वन ऑफ द वेरी सबसे अच्छा टूल है सीरीज एक्सपेंशन। जनरली कभी कभी स्टैंडर्ड लिमिट और कहीं कहीं दिक्कत आ जाती है, फिर एल हॉस्पिटल भी अप्लाई नहीं होता, लेकिन सीरीज एक्सपेंशन आप बहुत प्रॉपर्ली, एक सबसे अच्छा टूल है जहाँ पे कभी गलती नहीं होती, आंसर हमेशा आता है। जनरली आपके अननोन वाले क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें ए बी सी एक से ज्यादा अननोन पूछा जाता है, वहां पे हम सीरीज एक्सपेंशन का यूज करते हैं। इसके लिए खासकर कुछ कुछ एक्सपेंशन आपको अच्छे से याद रखना है। एक तो ई की पावर एक्स वाला, ई की पावर एक्स का याद रखने का तरीका भी आसान, इसमें सब तरह के टर्म आएंगे, 1x x स्क्वायर x क्यूब, नीचे 1 फैक्टोरियल सो ऑन। log ऑफ 1 प्लस में 1 प्लस fx में 1 प्लस x में फैक्टोरियल की जगह 2 3 4 आ जाता है, अल्टरनेट प्लस माइनस। साइन में ऑड वाली टर्म आएगी, कॉस के अंदर इवन वाली टर्म आएगी, और tan में शुरू की दो टर्म एटलीस्ट याद रख लेना, x प्लस x क्यूब बाई 3। क्लियर है? Yes, sir. तो ये सीरीज एक्सपेंशन आपको एकदम याद होने चाहिए, ठीक है? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, जनरली नीचे अगर हाई x क्यूब है, ऊपर x माइनस साइन x है, अब अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई करता है, x by x करता है, तो x माइनस x पर सॉल्व नहीं कर सकता। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका क्या था, सीरीज एक्सपेंशन। सीरीज एक्सपेंशन अगर आप लगा दोगे, जैसे नीचे x क्यूब तक है, ज्यादा x क्यूब तक लिख दो, क्योंकि आगे की अपने टर्म्स तो अपने आप जीरो हो जाएगी। तो आप अगर x क्यूब तक टर्म्स लिख दोगे तो चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएगी। देखो ध्यान से, x क्यूब का टर्म लिखोगे, x कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 1/6 बचेगा। आगे की हायर पावर, क्योंकि x 0 की तरफ जा रहा है, तो आगे की सारी हायर पावर 0 हो जाएगी, है ना? Yes. ये देखो, ये सीरीज एक्सपेंशन से ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में भी बहुत किए हैं, ठीक है? नीचे, अच्छा नीचे आपको जनरली कभी कभी अगर ऐसा दे दे x स्क्वायर इंटू साइन x, तो मैंने क्या कहा था कि डिनोमिनेटर में अगर आपको कुछ दिया हो तो उसको पहले सिंगल पावर में कन्वर्ट कर दो। याद आ रहा है? Yes. sir. है ना? डिनोमिनेटर में अगर आपको दिया हुआ x इंटू साइन स्क्वायर x, तो आप क्या करो, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई x स्क्वायर से डिवाइड, तक नीचे आपको सिंगल पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आप सीरीज एक्सपेंशन को सॉल्व करना। क्लास में जो क्वेश्चन कराएं एक बार रिवाइज कर लेना। तो ये सीरीज एक्सपेंशन का बहुत अच्छा टूल है, इसका ध्यान रखना है आपको। जैसे यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस x, देखो हाँ ये वाला क्वेश्चन, नीचे क्या दिया हुआ, x sin x tan x, तो यहाँ पे पहले क्या किया, x से डिवाइड किया, x से मल्टीप्लाई किया, इसको सिंगल पावर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? फिर लिमिट सीरीज एक्सपेंशन से सॉल्व कर लोगे, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये तरीके हैं आपके सॉल्व करने के। ये अननोन वाले क्वेश्चन जब भी एक से ज्यादा, जैसे हमें 3 अननोन है, एल हॉस्पिटल से ज्यादा अच्छा है कि आप सीरीज एक्सपेंशन अप्लाई कर दो। 3 अननोन जब भी, अच्छा डिनोमिनेटर में वापस साइन x है, इसको हटा दो। इसको कैसे हटाओगे, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये x स्क्वायर बन जाएगा, डिनोमिनेटर का साइन x। फिर ऊपर सीरीज एक्सपेंशन अप्लाई कर। अब देखो, हाँ मैंने क्या सिखाया था, डिनोमिनेटर में पावर क्या आ रही है, x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में पावर क्या आ रही है, x स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में x स्क्वायर से कम जो भी पावर होगी उनके कोएफिशिएंट क्या होंगे, Equal to 0. है ना? न्यूमरेटर में x स्क्वायर से कम जो भी कोएफिशिएंट होंगे उनको 0 से इक्वेट कर देना, और x स्क्वायर के आगे वाले तो अपने आप कोई दिक्कत नहीं हो तो 0 हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, x स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में जो भी x का कोएफिशिएंट होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, वो दोनों के दोनों एग्जैक्टली 0 होंगे, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि आंसर आपका लिमिट का 2 है, तो नीचे x स्क्वायर ऊपर x स्क्वायर कैंसिल होकर 2 के बराबर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को जैसे आप सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे नीचे x बच रहा है, नीचे x बच रहा है, तो ये कोएफिशिएंट 0 होगा, कांस्टेंट टर्म 0 होगा, ठीक है? ये सॉल्व कर लेना। क्लियर है ना? जब भी इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आते थे, तो मैंने क्या सिखाया था कि डिनोमिनेटर में x क्रिएट करो, ऊपर नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो डिनोमिनेटर में अगर x रहेगा तो 1/∞ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना? Yes. Yes, sir. 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी आपको सिखा रखा है क्लास में। तो कभी भी x टेंड्स टू इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आते हैं, ऊपर और नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लेके कैंसिल कर देना, और जहां जहां पे भी 1/x दिखे तो आपका 0 हो जाएगा, जहां पे भी 1/x दिखेगा वो आपको क्या हो जाएगा, 0। देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे इन्होंने कर रखा है, ऊपर से नीचे से x स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 3 बचा, 1/3, ऊपर नीचे से x क्यूब कॉमन ले लिया, जहां जहां भी डिनोमिनेटर में x दिख रहा है वो सब 0 हो जाएंगे। क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. इसमें मैंने आपको अलग अलग केसेस बताए थे। अगर डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है, डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा तो आंसर 0 होगा। न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर ज्यादा तो आंसर इन्फिनिटी होगा। ऊपर नीचे पावर अगर सेम है तो आंसर कोफिशिएंट के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे पावर सेम है तो आंसर कितना है 1/3 है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसके बाद अलग तरह के इंडिपेंडेंट फॉर्मूला था। 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी। 1 की पावर इंफिनिटी के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर जब भी आपको 1 की पावर इंफिनिटी कहते हैं, मतलब fx अगर 1 की तरफ जा रहा है, gx अगर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो उसको कन्वर्ट कर दोगे किसमें, e की पावर fx - 1 into gx। सही है। Into G. जब भी आपको Yes. 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0 दिखे, दोनों तरफ लॉग ले लेना। दोनों तरफ लॉग ले लेना। लॉग लेने से क्वेश्चन आपका 0/0 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 0/0 में कन्वर्ट करे, एल हॉस्पिटल लगा सकते हो या फिर जो भी स्टैंडर्ड मेथड है वो आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो ये सारी चीजें आपको क्लास में कवर करा रखी है, आप रिवाइज वगैरह कर लेना। 1 की पावर इंफिनिटी में ध्यान रखना फॉर्मूला fx - 1 into gx, और बाकी केसेस में दोनों तरफ लॉग लेके सॉल्व करोगे। जैसे यहाँ पे देखो x की पावर x है, दोनों तरफ लॉग ले लिया। लॉग, अच्छा, लॉग लेने के बाद 0 into इंफिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 into इंफिनिटी को थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके 0/0 में कन्वर्ट करते थे। जैसे यहाँ पे x से इसको नीचे ले जाके 1/x लिख दिया, तो ये इंफिनिटी में कन्वर्ट हो गया। अब एल हॉस्पिटल लगा देंगे, है ना, या फिर स्टैंडर्ड लिमिट लगा देंगे। क्लियर है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इस तरह मैंने आपको अभी नहीं कवर कराई थी, एडवांस के लिए बचा के रखी थी, तो अभी इसको अभी रहने दो। ये जनरली क्वेश्चन इसके एडवांस में बहुत आते हैं, इसलिए अभी इसको मैंने कवर नहीं कराया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। 4 तरह के ग्राफ्स आपको मैंने समझाया था। डिसकंटिन्यूस होने के बहुत सारे कारण होते थे। पहला कारण क्या, अगर लिमिट इक्वल ना हो, लिमिट एग्जिस्ट ना करे। जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही फर्स्ट केस में, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू अगर उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस। लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अगर दोनों आपस में बराबर नहीं है तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस कब होगा, जब उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दोनों अगर आपस में इक्वल होगी तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूस होगा, है ना। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अलग अलग टाइप की डिसकंटिन्यूटी सिखाई थी। जैसे यहाँ पे कौन सी है, जंप डिसकंटिन्यूटी। पहला केस याद आ रहा है, पहला केस कौन सा है, जंप डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड टाइप इररिमूवेबल, याद आ रहा है, ये इररिमूवेबल है। सेकंड एंड थर्ड केस क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला मिसिंग पॉइंट, और यहाँ पे क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट। याद आ रहा है, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी बताई थी। Yes, sir. ठीक। Yes, sir. फंक्शन को कंटिन्यूस होने का एक ही चीज है, फंक्शन मेरा कंटिन्यूस कब होगा, उस पॉइंट पे लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों की तीनों अगर आपस में बराबर है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। जनरली ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ भी आपको पता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी आए, ध्यान हमेशा एक दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर से क्वेश्चन की लेवल टफनेस बढ़ जाती है। आप जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते हो बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर से, लेकिन आपको बस इतना सा सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होता है। मतलब ग्रेटेस्ट ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शन होगा, सुनना ध्यान से एक बात को, जो ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शन होगा वो कहाँ पे इंटीजर बन रहा है आपको ये देखना है ना। जो ब्रैकेट होता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर का ब्रैकेट, उसके अंदर जो फंक्शन है, जो भी फंक्शन दिया वो कहाँ पे इंटीजर बन रहा है, उन इंटीजर्स पॉइंट पे मेरा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर है सिंपल, तो वो x = 1 2 3 पे डिसकंटिन्यूस होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर x² का टर्म आ रहा है तो x = 1 पे, x = √2 पे, x = √3 पे, जहां पे भी वो इंटीजर बन रहा है, x की जिन जिन वैल्यू पे वो इंटीजर बन रहा है वहां पे वो डिसकंटिन्यूस होगा। समझ आ रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहां पे डिसकंटिन्यूस होते हैं, जहां पे भी वो इंटीजर बनते हैं। ठीक है, तो ये बात। फ्रैक्शनल पार्ट अगर आ जाए तो फ्रैक्शनल पार्ट को ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देना। ठीक है। अननोन वाले क्वेश्चन जनरली आते हैं कंटिन्यूटी में। आपको क्या दे देंगे, बोला कि फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो a और b की वैल्यू बताओ। जैसे यहाँ पे π/4 पे अगर कंटिन्यूस है तो π/4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, π/4 पे राइट हैंड लिमिट को इक्वल कर देना। π/2 पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट और π/2 पे भी राइट हैंड लिमिट को इक्वल कर देना। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करके आप a और b निकाल सकते हैं, है ना। इसके लिए लिमिट आपको आनी चाहिए। लिमिट का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन भी डूएबल है। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कंपोजिट फंक्शन वगैरह की सारी कंटिन्यूटी सिखा रखी है आपको। फंक्शन किसी इंटरवल में कंटिन्यूस कब होगा, जो अपने ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस और एंड पॉइंट पे कंटिन्यूस हो। एंड पॉइंट पे मैंने बताया था अगर a है तो a के लेफ्ट में कोई ग्राफ नहीं है तो इसलिए आप क्या देखोगे, a की राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन,
एंड बी के राइट में कोई ग्राफ नहीं है, इसलिए बी की लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और ये फाइनाइट आ रही है और ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन को क्लोज इंटरवल में आप कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. देखो यहाँ पे इन्होंने ये भी दिया हुआ है कि जब भी फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉइंट आए तो fx जहां पे भी इंटीजर बन रहा है वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि पूरे फंक्शन को ढंग से देखना, हो सकता है बाहर ऐसा कुछ दिया हो जिससे आंसर अगर 0 बन रहा तो हो सकता है वो कंटिन्यूअस बन जाए। आपको ढंग से चेक करना है कि वो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे आ रहा है। ठीक है? कंपोजिट में कहा देखोगे, एक तो x अगर f ऑफ gx है, f ऑफ अगर gx है तो g कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है और g की किन वैल्यू पे f डिसकंटिन्यूअस हो रही है, 2 पॉइंट आपको देखना है। कंपोजिट में क्या सिखाया था कि अगर f के अंदर gx आ रहा है तो सबसे पहले चेक करोगे कि जो gx फंक्शन है जिसको आप इनपुट में प्रोवाइड कर रहे हो, x की किन वैल्यू पे gx डिसकंटिन्यूअस है। और दूसरा क्या चेक करोगे कि gx की किन वैल्यू पे fx डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि gx आपका f के अंदर जा रहा है तो gx का जो आउटपुट होगा उन वैल्यू पे fx कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है? तो ये ध्यान रखना है आप। Yes, sir. ये एग्जांपल बहुत अच्छे यहाँ पे दिए हुए हैं, जब भी आपके पास टाइम हो पेपर या पेपर के बाद इनको ट्राई कर लें। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अभी नहीं कवर करेंगे, एओडी के में होगा तो आपको कवर करूंगा। ठीक है? इसके बाद आपका डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। डिफरेंशिएबिलिटी में एक फॉर्मूला आपको ढंग से याद करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको इस क्लास में सिखा रखा है, f of a minus h minus f of a upon minus h। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला f of a plus h minus f of a upon plus h। ठीक है? अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव पॉइंट पे अगर इक्वल आ रहे हैं तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा। ये एल्जेब्रिकली करने का तरीका। दूसरा, ज्योमेट्रिकली क्या पहचानते हैं, उस पॉइंट पे अगर आप यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है ना? फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा? जब या तो उस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस हो या फिर वहां पे शार्प कॉर्नर आ रहा हो, है ना? ज्योमेट्रिकली कैसे देखोगे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी? बोलो, है ना? यहाँ पे या तो उस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा हो या तो उस पॉइंट पे शार्प कॉर्नर आ रहा हो, तो ऐसे पॉइंट पे फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल, है ना? Yes, sir. दूसरा तरीका यही से ये फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को प्रॉपर्ली वैल्यू रख के निकालना है। इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। ठीक है? जनरली मॉड्यूलस पे बहुत क्वेश्चन इस पे आते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन ऐसा फंक्शन है जहां पे भी मॉड्यूलस फंक्शन डिफाइन होता है वहां पे तो फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, लेकिन उस पॉइंट पे मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन में वो शार्प कॉर्नर आ जाता है ना? Yes. Yes, sir. ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी पे आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। अच्छा, एक शॉर्टकट मेथड भी सिखाया था, लेकिन वो शॉर्टकट मेथड कब एप्लीकेबल है? जब फंक्शन कंटीन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके वैल्यू रख के एलएचडी आरएचडी निकाल सकते हो। याद है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ध्यान रखना। इसके बाद टेंजेंट वगैरह देंगे आपको। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब कुछ क्वेश्चंस में मैंने कुछ पहले के रख रखे थे, मैंने लास्ट ईयर कराया था कुछ बच्चों को, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जनरली ये जो वर्कशीट अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना तो पूरा कैलकुलस का रिवीजन कराते हैं। जब हम कैलकुलस का रिवीजन कराते हैं तब की ये मेरी वर्कशीट है, उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है? एक बार जब आपके सारे चैप्टर हो जाएंगे फिर बाद में रिवीजन सेशंस भी चलेंगे। जैसे मान लो पूरा कैलकुलस हो गया तो पूरे कैलकुलस का हम रिवीजन करेंगे, पूरा ज्योमेट्री हो गया तो पूरे ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी रिवीजन करेंगे। देखो ये दूसरी है, एक सेकेंड। ये थ्योरी थी और आपकी मॉड्यूल से मैंने कराई, क्योंकि मॉड्यूल में बहुत अच्छे से सब कुछ गिवन है और आपके पास आई थिंक मतलब जो भी सबके पास पीडीएफ या मॉड्यूल तो होगी इसे। ठीक है? तो मॉड्यूल से आप इस चीज को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, फिर चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए, हो सकता है क्वेश्चन अलग भी आएंगे इसी नए नए क्वेश्चन। ठीक है? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है? जैसे ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देखो अब इसमें अप्रोच कैसे करना, दिमाग कैसे लगाना वो सोचते हैं। e की पावर fx और cos में हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है लिमिट में?
याद करो, e की पावर fx या cos में कौन सा फॉर्मूला है आपके पास लिमिट का? So e की Sir, power fx minus की 1 पावर upon x fx. माइनस 1 अपॉन e की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx, और cos में भी कौन सा फॉर्मूला 1 माइनस 1 cos minus fx अपॉन fx है ना। fx square. अब या तो वो क्रिएट करें, उसके लिए न्यूमरेटर में +1 -1 करना पड़ेगा, है ना। Yes, sir. Yes. Yes, sir. और डिनोमिनेटर में भी अगर आप 10x को हटाना चाहते हैं, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो नीचे x की पावर 4 क्रिएट हो जाएगा। यस सर Yes, sir. ठीक है, मैं ये आपके लिए रख रहा हूं, अभी पूरा सोल्व नहीं करेंगे, आप बस एक बार ट्राई करना, न्यूमरेटर में +1 -1 करके इसको ऐसे ट्राई करना। ठीक है, अभी भेज दूंगा पीडीएफ आपको, बस अभी मैं जो अप्रोच बताती जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ब्रैकेट के बाहर क्या है, x³ - x, और ब्रैकेट के अंदर है मॉड्यूलस ऑफ x² - 6x + 5, और पूछा है कहां पे डिसकंटिन्यूअस या नॉन डिफरेंशिएबल होगा। आराम से सोच के बताओ, पहले फैक्टराइज करके सोचो। ये भी होगा x² - 1, तो देगा x + 1 x - 1, क्लियर है। और मॉड ऑफ x - 5 x - यहां तक समझ आया। यस Yes, sir. Yes, sir. देखो ये मॉड्यूलस फंक्शन है और बाहर पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन है, तो कंटिन्यूटी में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो 1 पे या 5 पे कंटिन्यूटी चेक करोगे तो 1 प्लस पे 1 और 1 माइनस पे आंसर 0 ही आएगा, है ना। यस सर तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन में कंटिन्यूटी की दिक्कत नहीं आती है। मॉड्यूलस फंक्शन में दिक्कत कहां पे आती है, डिफरेंशिएबिलिटी की। याद आ रहा है, बोलो। अब मॉड किस किस पे लगा हुआ है, x - 5 पे और x - 1 पे। मॉड किस पे लगा हुआ है, बोलो। X minus 5. Minus 1. Or x minus 1. हाँ, तो फंक्शन अगर सिर्फ ये मॉड्यूलस फंक्शन होता तो 5 और 1 पे क्या होता, नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। Yes, sir. यस सर अगर आपके पास इतनी सी वैल्यू होती है x - 5 और x - 1 मॉड के अंदर, तो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता एट 1 और 5। लेकिन जल्दबाजी में आप 1 और 5 टिक मत कर देना, बाहर भी आपको देखना कि बाहर आपके पास x - 1 का फैक्टर भी आ रहा है ना। यस सर थोड़ा सा यहाँ पे 1 पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 1 पे हो सकता है कि LHD RHD दोनों 0 आ रहे हो, तो हो सकता है फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल हो जाए, तो आपको 1 पे चेक करना पड़ेगा। क्लियर है, 5 पे और 1 पे आपको चेक करना पड़ेगा। तो 1 पे अगर आप चेक करोगे तो 1 पे हो सकता है, करके देख लेना 1 पे क्या आ रहा है। 1 पे कैसे चेक करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो दोनों के दोनों 0 आ रहे हैं, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट 5, क्योंकि बाहर x - 1 है तो उसके कारण शायद 0 बन रहे हैं। क्लियर, Yes. यस सर अगला क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x, कैसे करोगे इसका डिफरेंशिएशन, बताओ। सर x को tan मान लेंगे। हाँ, सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखना, डायरेक्ट मत करना, डायरेक्ट करोगे बहुत लेंदी चल जाएगा। जब भी अंडर आपके पास a² + x² टाइप का एक्सप्रेशन आता है, सब्स्टिट्यूशन करते हो आप, Yes, sir. a tan Yes, थीटा sir. याद। यहाँ पे भी वैसे एक्सप्रेशन है 1² + x² टाइप का, x को क्या मान लोगे, tan थीटा। ये tan थीटा मान के सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर डिफरेंशिएट करोगे, हाँ, है ना। यस बोलो, यस सर ध्यान रखना। ये कौन सा डिफरेंशिएशन है, पैरामीटर। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक तरीका तो ये है, या तो अलग अलग डिफरेंशिएट करके डिवाइड करो, दूसरा तरीका x और y में कोई रिलेशन डेवलप कर लो, x और y में कोई रिलेशन डेवलप करके फिर डिफरेंशिएट करो। कर सकते हैं क्या, Yes, sir. बताओ क्या रिलेशन डेवलप करो, यस x और y में कैसे रिलेशन डेवलप करो, मतलब t को अगर 10 मानोगे तो उससे फायदा हुआ क्या,
Yes, sir. दोनों ही पे तो टेन टू थीटा आ जाएंगे। तू मेरी जिद्द है, ये मेरी साइड है, और मेरी साइड है। ये तक मेरी साइड है, आ इस चलाने तक ये नहीं खिल बनी बैठो, हो खिल नहीं गद्दा कू तक मेरा। रहा मुझसे। किसका था माइक ऑन? प्रॉब्लम सबके साथ यही दिक्कत आती है, जब भी गूगल मीट लिंक शेयर करो कोई ना कोई, या तो आप लोग या आपस में एक दूसरे के पता नहीं कहाँ शेयर करते हो लिंक। कोई नाम बताना किसका था वो चैट बॉक्स में, जिसका माइक ऑन था अभी। नैतिक का कैसे हो गया? कोई और नैतिक के नाम से जुड़ा है क्या? ठीक है ठीक है, एक सबने सब मत लिखो ना, एक दो ने लिख दिया सबके लिख लो। ठीक है, देखो या तो इसको टेन थीटा रखोगे तो फिर तो तीन तीन चीजें आ जाएगी आपके पास, सेम ही आ जाए, फिर कैसे सिंप्लीफाई करोगे? सर इसको 10 में करेंगे तो सर ये x की जो वैल्यू है सर वो cos 2 थीटा के बराबर आ जाएगी और y की वैल्यू हाँ हाँ sin 2 थीटा। हाँ, फिर हो जाएगा। एक्स कितना आ जाएगा आपके पास? cos 2 थीटा, y आ जाएगा sin 2 थीटा। अब इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हो थीटा को। यस सिखाया था एक क्वेश्चन क्लास में, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, याद आ रहा है? यस सर, Yes, sir. एक्स और वाई में आपके पास रिलेशन आ जाएगा, अब डिफरेंशिएट कर देना। ठीक है, देखो पैरामेट्रिक से ज्यादा अच्छा ये है, कभी कभी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। एक ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार ध्यान से। तरीका क्या होगा बताओ? हाँ, अगर dx बाई dt निकाल के dy बाई dt निकाल के डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत लेंथी जाएगा। ठीक है, टाइम लगेगा उसमें। यहाँ पे क्या बोला है, एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे के इनवर्स है, एफ एक्स दिया हुआ है और जी डैश 7 पूछा है, क्या तरीका रहेगा? देखो, अच्छा मुझे ये बताओ, अगर एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो उनमें क्या रिलेशन होता है? सबसे पहले यही समझाना था, बेसिक है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत अलग कोई कॉन्सेप्ट है। एफ एक्स और जी एक्स अगर एक दूसरे के इनवर्स है तो उन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होगा? याद करो। अरे तो पता होना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्टार्टिंग में पढ़ाया था। अगर एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे के इनवर्स है, उनमें आपस में क्या रिलेशन होगा? सर उसकी जो डोमेन होती है सर वो उसकी इनवर्स नहीं की नहीं, रेंज होती है। डोमेन रेंज नहीं, फंक्शन में आपस में क्या रिलेशन होगा? एफ एक्स और जी एक्स अगर एक दूसरे के इनवर्स है तो दोनों फंक्शन में आपस में क्या रिलेशन होगा? सर हाँ, बाइजेक्टिव होता है। हाँ मतलब बाइजेक्टिव नहीं, वो तो बाइजेक्टिव, वो तो प्रॉपर्टी हो गई उसकी। हाँ वेरी गुड संदीप, फॉग 1 होता है, एफ ऑफ जी एक्स या फिर जी ऑफ एफ एक्स आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर होता है, ये पता होना चाहिए आपको, ये तो डेफिनेशन में भी लिखा रखा था, है ना? अगर एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे के इनवर्स है तो एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स एक्स के बराबर होता है, पता है? यस ठीक है, अरे जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके भी सिखाया था, जैसे मैट्रिक्स में भी क्या होता है, अगर ए और बी एक दूसरे के इनवर्स है तो ए इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है,
जैसे ये भी आइडेंटिटी फंक्शन x क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू x है ना, तो ये ध्यान होना चाहिए। अगर fx और gx एक दूसरे के इनवर्स है तो fx और fog और gof किसके बराबर होंगे, x के बराबर। अब यहाँ पे मुझे g डैश चाहिए, ठीक है, तो या तो fog यूज करो या तो आपको gof यूज करो। तो क्या यूज करें, अगर f और gx यूज करेंगे वो किसके बराबर होगा, x के बराबर। डिफरेंशिएट कैसे करोगे इसको, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, सर चेन रूल से। चेन रूल है ना, चेन रूल से तो करते हो। पहले f का करोगे, g ऐसा कैसा, फिर अंदर वाले g का करोगे, और इसका क्या हो जाएगा 1, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे अगर x को 7 रख दोगे तो यहाँ पे g डैश 7 तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन g ऑफ 7 निकालना पड़ेगा। पर g ऑफ 7 निकाल सकते हैं अपन, नहीं, g ऑफ 7 आएगा क्या। अच्छा, दूसरा तरीका अगर सोचते हैं, गॉफ g के अंदर fx, इससे भी सोच के देख लेते हैं। अगर अब डिफरेंशिएट करते हैं क्या था, g डैश fx इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स, है ना, बोलो। Yes, sir. यस Yes. सर। अब आपको क्या चाहिए, g डैश 7, तो x को क्या रखें, g डैश 7 के लिए x को क्या रखना पड़ेगा, कैसे दिमाग लगाओगे, g डैश 7 कैसे क्रिएट होगा यहाँ पे, इसके अंदर g डैश 7 कैसे क्रिएट होगा, अरे बोलो, g डैश, हाँ इस fx इसको 7 रखना पड़ेगा, Yes, sir. Yes, sir. इसको 7 रख के जो x आएगा वो x यहाँ पे पुटअप कर देंगे, Yes, sir. हम मतलब कर लोगे, सॉल्व समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो ध्यान Yes, रखना, sir. जब भी ऐसा है लिख लो इसको कॉपी में, भूलना नहीं है आपको। इफ fx एंड gx आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो फॉग और गॉफ क्या होता है, x के बराबर होता है। ये बताया था, ऐसा नहीं कि नहीं बताया, जब इनवर्स फंक्शन पढ़ाया था पहली लाइन में यही बताया था। क्लियर है, समझ आ गया। Yes, sir. यस सर। ओके Yes, sir. ठीक, हाँ अब ये कैसे करोगे, f डैश 0 अरे बताओ, सिंपल है, टफ थोड़ी है। I'll just नहीं, डिफरेंशिएट करके 0 पुटअप करना, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, so log. Log लेकर Log लेके दोनों साइड Log लेंगे. हाँ दोनों तरफ पहले लॉग ले लेना, फिर डिफरेंशिएट कर दोगे, हाँ है ना। Yes, sir. दोनों तरफ लॉग लेके डिफरेंशिएट कर देना, फिर x की जगह क्या रख दोगे, जो भी आंसर है उसमें x की जगह 0 रख दोगे। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी आपके उसमें भी था, मैंने पीवाईक्यू में भी दिया था, याद आ रहा है, ये कौन सा फॉर्मेट है, So 1 की power 1 की power infinity. 1 1 की की power infinity. 1 की पावर इन्फिनिटी को कैसे कन्वर्ट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपका fx है जो 1 की तरफ जा रहा है, Yes, sir. तो fx Yes, sir. माइनस 1 इंटू gx, fx माइनस 1 इंटू gx, लिमिट x टेंड्स टू 0। ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, px प्लस qx स्क्वायर डिवाइडेड बाय cosec को क्या लिख सकते हो, 1 बाय sin x। यस सर। Yes, बताओ, sir. कौन सा तरीका अपनाओगे यहाँ पे p और q निकालने के लिए। इसका आंसर आपको दिया हुआ e की पावर 5 के बराबर, तो ये लिमिट का आंसर 5 के बराबर होगा, तो कैसे निकालेंगे p और q। सर हम ऊपर से x कॉमन लेके लिमिट पुट कर देंगे sin x बाय x, तो 1 आ जाएगा। वेरी गुड, हाँ ये भी कर सकते हो, ऊपर Yes, से sir, sin x से कर सकते हैं। ऊपर से x कॉमन लेके नीचे भेज सकते हो, तो ऊपर बचेगा p प्लस qx अपॉन sin x बाई x, है ना। ऊपर से x कॉमन लेके नीचे भेज दिया, बोलो समझ में आया। Yes, यस sir. सर। तो यहाँ पे ये तो नीचे वाला 1 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, p प्लस qx, और qx तो 0 की तरफ जा रहा है, इक्वल टू 5। अब यहाँ पे आप q को कुछ भी रखो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, p की वैल्यू क्या आएगी 5 एंड q बिलोंग्स टू r। क्लियर है, यस Yes. सर। Yes, sir.
अब ऐसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दिए, जैसे मान लो क्या पूछा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 4। तो पहले सबसे पहले तो कंटिन्यूटी चेक करोगे, x इक्वल टू 4 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री दोनों को मर्ज करके अच्छा क्वेश्चन बना। तो x को 4 रखने पे क्या बन रही इसकी वैल्यू, बताओ। x को अगर जब न्यूमरेटर में फंक्शन x4 की तरफ अप्रोच करेगा, चलो करो ट्राई जल्दी से, एक बार सिखाता हूं मैं। थोड़ी देर वो बने रहना, ठीक है, 10 मिनट की बात है, 10 मिनट में क्लास हो जाएगी कंप्लीट। लीव मत करना ताकि पूरा रिवीजन हो जाएगा, ताकि फिर ढंग से आप टेस्ट अटेम्प्ट करना, और चीटिंग मत करना, सब लोगों को बता रहा हूँ, ईमानदारी से पेपर देना। नंबर आपके अगर मैथ्स में 20 भी आए तो भी चलेगा, 15 भी आए तो भी चलेगा, लेकिन ईमानदारी से पेपर देना जितना आप। अच्छा हाँ, क्वेश्चन कभी भी पेपर जब आता है मैथ्स का, तो क्वेश्चन इजी वाले कहीं पे भी हो सकते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में इजी मिल जाए, बीच में इजी मिल जाए, हो सकता है पीछे के 5 क्वेश्चन इजी हो। तो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। और केमिस्ट्री में 30 से 40 मिनट में केमिस्ट्री होनी चाहिए, 50 मिनट में फिजिक्स होनी चाहिए। मैथ्स के पेपर में टाइम लगता ही है, अगर आप 1 घंटा रखोगे तो पेपर पूरा हो ही नहीं पाएगा। कम से कम 70 मिनट 80 मिनट आपको मैथ्स के लिए रखने पड़ेंगे, तब जाके पूरा पेपर देख पाओगे। इसलिए केमिस्ट्री में स्पीड फास्ट रखना, फिजिक्स में भी फास्ट रखना, ताकि मैथ्स में समय बचे। बताओ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी x इक्वल टू 4 पे। अरे इतना टाइम कंटिन्यूस है कि नहीं, इतना तो बताओ। चलो देखो, टफ नहीं था क्वेश्चन, इतना टाइम आपको लगना नहीं चाहिए था। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस LH, 0 माइनस पे क्या हो रहा होगा फंक्शन का, सॉरी 4 माइनस, साइन के अंदर जो वैल्यू है वो 0 माइनस की तरफ जा रही है ना। Yes, sir. tan इनवर्स यहाँ पे अगर x की वैल्यू 4 माइनस रखोगे, 4 से थोड़ी सी कम, -4, तो माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगी, है ना। तो tan के अंदर माइनस इंफिनिटी मतलब किसकी तरफ जाएगा, π/2 की तरफ, -π/2 की तरफ। और ये किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। तो आंसर क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, 0 × π/2, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. इतना कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए आपको। 4 प्लस साइन के अंदर 4 प्लस अगर होगा, 4 प्लस है तो 0 प्लस हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ प्लस इन पॉजिटिव इंफिनिटी, मतलब ये π/2 की तरफ जाएगा और ये 0 की तरफ जाएगा। तो 0 × π/2 वापस क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। ये रहा। Yes, sir. और फंक्शन की वैल्यू 0, 4 पे आपको ऑलरेडी गिवन है 0 के बराबर, तीनों के तीनों इक्वल है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस। Yes, sir. Yes, हो जाएगा. Yes, sir. डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो देखो आपको आता है, थोड़ा सा बस कॉन्फिडेंस रखा करो खुद में, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए था आपका। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देना, 4 पे है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन माइनस h, तो f ऑफ 4 माइनस h। तो जहां जब ये आपका fx है, जहां जहां भी x है उसकी जगह 4 माइनस h आ जाएगा। तो इस साइन के अंदर 4 माइनस h माइनस 4 इंटू tan इनवर्स 4 माइनस h माइनस 4 माइनस f ऑफ 4 तो 0 है ना, अपॉन में माइनस h। इसको सिंप्लीफाई करना, 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, साइन ऑफ माइनस h इंटू tan इनवर्स 1 बाई माइनस h अपॉन में माइनस h। और लिमिट क्या है,
h टेंड्स टू 0 है ना। देखो ये तो 1 हो गया, ये तो कितना हो गया 1, और tan इनवर्स -1/h, h टेंड्स टू 0 क्या आएगा -π/2, बोलो। Yes, sir. तो फिर इसी था। और इसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकालोगे तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा +π/2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -π/2 है, राइट हैंड डेरिवेटिव +π/2, तो डिफरेंशिएबल कि नॉन डिफरेंशिएबल? Non-differential. ये रे सिखाया कि नहीं क्लास में आपको ये? Yes, sir. Yes. ये अभी मैंने जो मॉड्यूल आपको वर्कशीट में क्वेश्चन दिया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है, तो क्या देखो कि जहां जहां पे भी इंटीजर बन रहा है ना, Yes. Yes, sir. कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपको मैंने बता रखे हैं ध्यान रखना, जैसे a² + x² है तो क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, x = 8 tan थीटा, है ना। a² - x² है तो जल्दी बताओ, a cos थीटा या फिर a sin थीटा, कुछ भी रख सकते हो, क्लियर है। Yes, sir. a - x / a + x आता तो क्या सब्स्टिट्यूशन होता था, ये सारा स्टैंडर्ड याद होने चाहिए, इंटीग्रेशन में भी यही सब काम है। a cos 2 थीटा याद आ रहा है, Yes, 1 sir. - cos 2 Yes, sir. उसको लिखोगे 2 sin² थीटा, Yes, sir. और 1 + cos 2 थीटा बनेगा तो उसको क्या लिखते हो 2 cos² थीटा, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जब भी ऐसे क्वेश्चन आते थे मैक्सिमम ऑफ कुछ भी एक फंक्शन देते, मान लो x², x + 2 टाइप नॉर्मल रैंडम ले लिया, और पूछेंगे कंटिन्यूटी डिफरेंस, तो कैसे करोगे, याद है, दोनों का ग्राफ साथ में प्लॉट कर लेंगे, है ना, फिर जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके बाद देखेंगे मैक्सिमम लेना तो जो ग्राफ ऊपर है वो वाला हिस्सा ले लेते हैं, याद आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और जहां पे जितने शार्प कॉर्नर आएंगे उतने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, और ये सब क्लियर, बोलो। Yes, sir. आपको एक फंक्शन fx दे देते हैं और पूछते हैं f of mod x या mod of fx की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी बताओ, ये क्लास में क्वेश्चन कराया था, याद हो तो, याद आ रहा है, Yes, sir. बोलो। यहाँ Yes, पे भी sir. आप क्या करोगे, जहां जहां पे भी x है उसकी जगह mod x लगा दोगे, Yes, sir. और Yes, mod sir. of fx में क्या है, पूरे फंक्शन में mod लग जाएगा, तो ध्यान रखना यहाँ पे भी mod x लगता है, जहाँ पे भी वो x की कंडीशन होती है। एक बार क्वेश्चन कर ट्राई कर लेना, क्लियर है, कराया था क्लास में कि नहीं। Yes. Yes, sir. बाकी देखो आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखा रखे हैं, फॉर्मूले पता है, आपके पास सारी चीजें पता है। अगर आपने शॉर्ट नोट बना रखे हैं तो शॉर्ट नोट से अच्छे से रिवाइज कर लेना, शॉर्ट नोट नहीं बना रखे हो तो क्या कहता है, लिमिट्स की जो थ्योरी है वहां से अपने फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, फॉर्मूले सारे पता होना चाहिए, और पूरी ईमानदारी से अपना पेपर देना, क्लियर है। Yes. Yes. Yes, Yes, sir. sir. चलो अच्छे से पेपर देना, चीटिंग मत करना। आई होप थोड़ा बहुत रिवीजन हमने देखो, अब चीजें चलती रहेगी, ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर अगर अभी कंप्लीट हो गया तो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, बीच बीच में आपके टेस्ट आते रहेंगे, टेस्ट का रिवीजन चलता रहेगा, टेस्ट के रिवीजन में भी अलग अलग कॉन्सेप्ट अगर कोई बच्चे रहेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन के थ्रू करते रहेंगे, राइट। और जो भी बच्चे में चैप्टर है, जैसे कल के सेशन में भी आपको बताया था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, और वेक्टर 3D एंड प्रोबेबिलिटी, ये बहुत अच्छे चैप्टर है, बोर्ड्स में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनका, और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी हाई वेटेज चैप्टर बच रहे हैं, मतलब 12 के अब जो हाई वेटेज चैप्टर है वो सब बच रहे हैं। और अगर आपने 12 भी अच्छे से कर ली और अच्छे से स्कोर कर ले तो भी आपका अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा, ठीक है। तो आज जब ये टेस्ट हो जाए तो टेस्ट के बाद अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना इस चैप्टर के, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के, ठीक है, और थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, और डाउट हो तो डाउट डिस्कशन ग्रुप में भेज देना, क्लियर, Yes, ठीक sir. है। Yes, sir. अगर आपका sir. पेपर हो जाता है तो पेपर होने के बाद आप अपना स्क्रीनशॉट मुझे अलग से भेज देना, अगर आपको पेपर चाहिए होगा तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उस पीडीएफ को आप एक बार रीअटेम्प्ट कर लेना, ताकि अगली वाले क्लास में हम पेपर डिस्कशन करेंगे। पेपर बहुत अच्छा है, बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत अच्छा पेपर है, ठीक है, लेकिन ईमानदारी से देना, ठीक है। ओके, Yes, sir. थैंक यू Yes, sir. एवरीवन, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, Thank you, sir. थैंक यू, Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. बाय एवरीवन।